तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करके ये एनालाइज किया कि मोस्टली हम लोग डील कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ, सॉल्वेंट्स के साथ, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ और वेपर प्रेशर के साथ। दीज आर द मेन टॉपिक्स जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए और जिसको हमने अच्छे से समझा भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट चैप्टर जो अपने उसमें आता है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। तो उसके बारे में हम लोग पहले आज समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, मतलब क्यों जरूरत पड़ी उसकी, क्या है उसका मेन यूजेस, क्या है केमिकल काइनेटिक्स के, किस तरह से स्टडी करते हैं और उसका आउटपुट क्या मिलता है हमें, उसके बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्यों जरूरत पड़ी या क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसमें और उसका जो सॉल्यूशन आंसर आता है, दैट इज इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इंक्लूड्स मोशन। दिस मींस मोशन ऑफ एनी पार्टिकल और स्पीड, रेट, इन सब सारी चीजों को हम लोग इसमें काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। which means that if this kinetics is related with a chemical compound, it will be called chemical kinetics. ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स के साथ हमें ये पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन कितनी रेट से हो रही है। अच्छा, इसकी क्यों जरूरत है? तो देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बहुत सारे पार्ट है, कहीं कहीं हमें किसी किसी फॉर्मेट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, राइट? थर्मोडायनेमिक्स। So the main use of thermodynamics, the main output which we have got is whether a process will be possible or not, right? Thermodynamically gives free energy से हम लोग देखते हैं कि spontaneous है या नहीं है, या entropy से चेक करते हैं हम लोग, right? तो ये आपको feasibility of process बताता है, feasibility of any process, कि process कितना feasible है। ठीक है, अगर feasible है, नहीं है, तो क्या conditions required होंगी उसको possible कराने के लिए, और फिर उसके हिसाब से हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बाकी सारी चीजों को। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इनटू पिक्चर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि हमने डिस्कस किया था, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और इससे क्या हेल्प मिलती है हमें? तो केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें पता चलता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, या जब रिएक्शन कंप्लीट होगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ गिवन सिचुएशन, तो उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब किस साइड में रिएक्शन होगी वो हमें पता चल जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में हमें पता चलता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? जैसे कि हमने इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, के इक्विलिब्रियम बताओ, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके डिफाइन किया था। तो हमें पता चल गया था कि सर अगर के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन जो है प्रोडक्ट साइड में शिफ्टेड है, और अगर इनमें से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई भी एक पता हो, और के इक्विलिब्रियम तो एक्सपेरिमेंटली पता चल ही जाएगा डेटा से, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है एट इक्विलिब्रियम। तो उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए सिर्फ क्वांटिटी और पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है। सिर्फ हमें पता चल गया कि यार इतना अमाउंट फॉर्म होगा और ये फॉर्म होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक अबाउट दी पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी हमने थर्मोडायनामिक्स से पता की कि हाँ यार ये प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, ठीक है। दूसरा, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो पता चला कि हाँ इसमें अगर हम करेंगे तो ये इतना प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इतना रिएक्टेंट फॉर्म होगा। लेकिन that is not just sufficient to deal with every aspect of any output product or output yield। कैसे? जैसे कि मान लो कि तुमने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की, राइट? और उस इंडस्ट्री में आपको दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक ऐसा सेल फोन बनाना चाहते हो जिसमें कि डिजिटलाइज करके मान लो वर्चुअल इमेज दिखेगा सबको बाहर, मतलब जैसे निकलता है ना, ऐसे बाहर निकल के प्रोजेक्टर टाइप का इमेज प्रोजेक्ट हो कहीं भी इन्वायरमेंट में, और आप एक ह्यूमन से, हाँ, उस तरह से। तो आपको क्या करना है कि आप सोचोगे कि पहले कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मे बी आपने टीम बैठाई और लोगों ने बताया कि नहीं नहीं ये करके, ये अपन इमेज प्रोसेसिंग करके ये कॉन्सेप्ट्स लगा के हम लोग इसको पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपने इंडस्ट्री ने, आपके इंजीनियर्स ने बता दिया कि इट इज पॉसिबल। ठीक है,
उसके बाद आपके दूसरी टीम बैठी, उन्होंने इक्विलिब्रियम लगाया, मतलब इक्विलिब्रियम एज इन इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया इंडस्ट्री में, और उन्होंने एक पता लगा लिया कि इतनी क्वांटिटी अगर हम ये इनपुट देंगे तो इतने आउटपुट प्रोडक्ट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि मान लो कि हम 10 ग्राम ये सब्सटेंस यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट में, तो टोटल हमारे पास इतने ग्राम सब्सटेंस है, तो इतना ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है कि कितना टाइम लगेगा, राइट? टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो तुमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और तुमको पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा, तुम बनाए जा रहे हो, तुमने 20 साल ले लिए प्रोडक्ट बनाने में, तब तक नई टेक्नोलॉजी दूसरी इंडस्ट्रीज ने आकर रिप्लेस कर दिया और तुम्हारा प्रोडक्ट रखा ही रह गया, लोगों ने बेटर प्रोडक्ट और रिवील कर दिया। तो that means that you also know that how much time that particular process is going to take, and in sense of chemistry that time or that rate is determined by chemical kinetics. तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस की रेट से या फिर केमिकल इक्वेशंस की स्पीड से कि क्या कितनी देर में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है वही ब्रांच जिससे कि हम स्पीड की बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या टाइम फॉर कंप्लीशन, ये सारी चीजें हमें उससे पता चलेगी, केमिकल काइनेटिक्स से। तो ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं सर? तो सर मेनली जो है केमिकल काइनेटिक्स अगर रेट से डिस्कस कर डील करता है तो हमें रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ना हो सकता है, या हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट के बारे में पढ़ना हो सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो उनको धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है रेट। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और उसके क्या इंपैक्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो कि आप को किसी चीज की रेट बतानी है, तो दो एस्पेक्ट हैं उसके कि आप जैसे मान लो चेंज कितना हो रहा है, फाइनली आउटपुट पे कितना मिल रहा है उसके बेसिस पे बता सकते हो, और इनपुट कितना कंज्यूम हो रहा है उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार, कॉमन एग्जांपल है, घर में आपके खाना बनता है, रोटी बनती है, तो उसके अमाउंट को आप दो तरीके से जज कर सकते हो कि कितना आपने उसमें, जैसे मान लो रोटी बना रहे हो आप, तो कितना आपने उसमें आटा यूज किया, व्हीट यूज किया है, और दूसरा तरीका ये है कि कितनी रोटी फॉर्म हुई। दोनों तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इतना अमाउंट जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो सिमिलरली इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस आल्सो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, इधर रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट, कैन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, इससे हमने एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, कंज्यूम होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करें अगर हम रिएक्टेंट, तो उससे हम बता सकते हैं कि हाँ यार ये रिएक्शन इतनी कंप्लीट हुई है। और टाइम के साथ अगर हम उसको मॉनिटर करते रहे तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये इस रिएक्शन की रेट है कि पर सेकेंड 2 मोल पर सेकेंड 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि रेट के लिए हमें कंसंट्रेशन का पता होना हर इंस्टेंस पे जरूरी है। ठीक है, जब तक हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होगी तब तक हम रेट नहीं बता सकते। चेंज कैसे बताएंगे जब हमें पता ही नहीं कि इनिशियली कितना था और फाइनली कितना है। तो रेट के लिए कंसंट्रेशन का पता होना जरूरी है। तो रेट सिंपली कुछ नहीं है, वेलोसिटी है एक तरह से। ठीक है, वेलोसिटी है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस के सेंस में है, मॉलिक्यूलर कन्वर्जन के सेंस में। तो मॉलिक्यूलर कन्वर्जन के सेंस में अगर हम बात करेंगे तो सिंपली वी कैन से कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी लेबल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। राइट? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होंगे और कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं? तो आप रिकॉल करो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपने दो तरह की पढ़ी होगी। कौन सी? एक होती है एवरेज और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। Yes. बिल्कुल।
So similarly, rate of reaction will also be of two types, average and instantaneous rate of reaction. So in case of average reaction or in case of average velocity, what do we do? चलो बताओ, अगर एवरेज रेट हमें निकालनी हो या एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है तो व्हाट डू यू डू? total change upon total टोटल time. चेंज अपॉन टोटल टाइम. We don't monitor it at every microsecond. We just monitor in a large span of time that 10 मिनट में यहाँ था, 10 मिनट पहले यहाँ था, 10 मिनट बाद वहां चला गया. So the total rate of reaction or total rate of change of displacement will be this divided by time. तो जो रेट हम लोग निकालते हैं किसी भी एवरेज रेट की जब हम बात करेंगे, एवरेज रेट की जब हम लोग बात करेंगे, सो इट विल बी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, डजंट मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स टू चेंज, टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. तो हमें टाइम को मॉनिटर करना है. ठीक है, किसको मॉनिटर करना है? टाइम को, और चेंज इन अमाउंट को मॉनिटर करना है. ठीक है, अगर टाइम और अमाउंट के चेंज को हम लोग मॉनिटर कर लेते हैं, सो विल बी इजीली टेलिंग कि हाँ यार ये इतना चेंज हो रहा है. ठीक है, और इतने टाइम में हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब देखो, रेट जो होती है वो कभी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो सकता है, किसी का डिक्रीज हो रहा है उस सेंस में हम नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज के चेंज होने की जो क्वांटिटी चेंज होती है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होती है. समझ रहे हो? मतलब आप इस सेंस को समझो कि किसी की रेट, किसी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो आप बोल सकते हो कि रेट उसकी जो है नेगेटिव है, लेकिन इन अ सेंस ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो चेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? तो इसका मतलब है कि रेट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रेट इज एक्सप्रेस इन अ वे सो दैट द फाइनल वैल्यू कम्स पॉजिटिव. क्योंकि रिएक्शन की रेट नेगेटिव होने का कोई मतलब ऐसा थोड़ी होगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मतलब ऐसा थोड़ी होगा कुछ फॉर्म होने लगेगा आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं होगा. सो रिएक्शन की जो रेट होगी वो हम इसी तरीके से लिखेंगे ताकि टोटल ओवरऑल पॉजिटिव हो. फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. जैसे कि मान लो यहाँ से रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया. ठीक है भाई, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. अब देखो टाइम के साथ क्या होगा कि ये जो होगा इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी टाइम के साथ. ठीक है, बिल्कुल बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है बात. तो जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन जो होगी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी. तो अगर हम चेंज की बात करेंगे तो विथ टाइम अगर मैं बात करूं कि चेंज इन रिएक्टेंट, जिसको कि मान लो मैं लिखता हूं डेल आर, फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राइट, या डेल सी भी लिख सकते हो, डेल आर लिखता हूं मैं. तो आप देखोगे तो आप लिखोगे कि आर फाइनल मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल. अब आपको पता है कि सर रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है ना, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन. तो ये आप देखोगे कि ये नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. लेकिन जब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो हम इसको पॉजिटिवली एक्सप्रेस करेंगे. तो व्हाट वी विल डू इज व्हेन वी विल राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट or rate of change of concentration of reactant, so we will write it like this, negative of change in concentration of reactant upon total change in time. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका यही सेंस है कि जब हम उसको लिखेंगे तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में ही लिखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव. ठीक है, वही अगर आप बोलोगे कि सर प्रोडक्ट के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए जब आपको लिखना होगा सो यू विल कम टू नो कि सर प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ अगर डेल पी की बात करें हम लोग, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. पी इज नॉट प्रेशर, पी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए पी से लिख रहा हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट है. So it will, we know that final, because product is being formed during the process of reaction, during the course of reaction, so the final amount of product will be greater than the initial value. Maybe initially it is 0 but finally it will have some value, so del p will always be positive, either 0 or positive, right? So if del p is positive, it clearly means that when we write change in or rate of p, we can easily write del p upon del t, and we don't need to mention any negative sign because it is already positive. Is it clear to everyone? Okay, fine. So
नेक्स्ट थिंग इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो जब भी देखो क्वेश्चन आएगा जब भी आपको, तो आपको क्या करना है, एवरेज रेट निकालने के लिए आपको देखना है कि इनिशियली कितना कंसंट्रेशन था, फाइनली कितना कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, आपको सिंपली रेट मिल जाएगा। अब रेट को आप दोनों के टर्म्स में ऑब्वियसली एक्सप्रेस करते हो, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। तो आपको देखना है कि किसके सेंस में पूछा जा रहा है, तो धीरे धीरे विल कम टू लर्न अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट। Now, what is instantaneous rate? Just like instantaneous velocity, instantaneous rate can also be expressed in a differential form, in a differential, like a differential equation, not equation but differentiation of change in concentration. तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट की जब हम बात करते हैं तो वी टेक अ लॉट ऑफ चेंजेस और अ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है, और जो दो इंसिडेंट्स हैं उनके बीच में माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चेंज में क्या होता है कि हम लोग एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मॉनिटर करते हैं, एंड देन वी प्लॉट अ कर्व कि कैसा वो दिख रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट कर्व वी कैन इजीली डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, or we will have equation of the curve and we can differentiate that equation in order to determine rate of reaction. So you can do anything just like you have done in physics for the kinematics. तो क्या है इसका मतलब, कैसे करेंगे? तो देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑब्वियसली वी कैन डिफाइन इट बाय r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dc अपॉन dt। क्या मतलब है इसका? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंस्टेंटेनियसली। सो स्मॉल चेंज को हम लोग डीसी से या डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल चेंज इन टाइम को डीटी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में और फिजिक्स में इनफैक्ट। तो स्मॉल चेंज, हर स्मॉल चेंज को मॉनिटर करेंगे, बिकॉज एवरी सेकेंड रेट माइट बी डिफरेंट और डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। अगर मान लो इक्वेशन चेंज हो रही तो हो सकता है टाइम के साथ वो रेट कुछ अलग हो जाता हो, अगर इक्वेशन में टाइम भी मेंशन्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसको हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉनिटर करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या इसमें भी रिएक्टेंट वाले पार्ट को नेगेटिव लिखेंगे? बोलेंगे यस। व्हाई? बिकॉज रिएक्टेंट विल ऑलवेज गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो यू ऑलवेज हैव टू यूज अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which I am going to ask you is, as you can see the curve of reactant is concave while this curve is convex. ठीक है, आप देख रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कर्व जो इसका दिख रहा है आपको, उसमें स्लोप ऐसा है और इस वाले कर्व में स्लोप ऐसा है। क्या कोई बता सकता है क्यों है ऐसा? एनीवन? बिकॉज डिक्रीज होने का जो तरीका है, जैसे आप बोलोगे कि सर क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने तो डिक्रीज ऐसे भी तो हो सकता था, डिक्रीज ऐसे भी हो सकता था जैसे कि ये इंक्रीज हो रहा है। ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? सर स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होती है बढ़ने और कम होने की। स्टार्टिंग में रेट ज्यादा ज्यादा होती है, टाइम के साथ रेट कम हो जाती है, ऐसा? जैसे ठीक है, फेयर इनफ। और इसका सर सेम है इसका भी। सेम है इसका भी। इसकी स्टार्टिंग में रेट कम होती है, फिर धीरे धीरे रेट बढ़ने लगती है, ऐसा? जैसे रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की। अच्छा चलो, कोई भी कर्व दिया है अगर आपको, तो आप मुझे बताओ कि जो डिफरेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को, तो वो डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है उस कर्व पे? स्लोप। स्लोप। ठीक है, तो अगर इसका हम स्लोप की बात करें, इस कर्व के स्लोप की बात करें, तो इस कर्व का स्लोप क्या है? ये है, यही है स्लोप। और इस कर्व के स्लोप की बात करें तो वो है ये। अब आप बताओ क्या लग रहा है आपको स्लोप देख के? हम्म, अच्छा इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है फर्स्ट कर्व की? सर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाती है रिएक्टेंट की कर्व। हाँ, क्या हो रहा है कि इसकी जो रेट है, अगर हम देखें, अगर हम टाइम के साथ, तो क्या हो रहा है
कि स्लोप जो देखोगे यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। और यहाँ पे जब आओगे एंड ऑफ द रिएक्शन, जब एसिम्प्टोटिक हो जाएगा इधर कहीं, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और बीच में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो स्लोप इनिशियली ऐसा होगा, और ठीक है, और फाइनली ऐसा ही होगा। दोनों में स्लोप सिमिलरली रह रहा है। लेकिन अगर हम एंगल के हिसाब से बात करेंगे, tan थीटा के हिसाब से बात करोगे, तो क्या हो रहा है उसमें चेंज? आपको समझ में आ रही है बात, किस तरह से चेंज हो रहा है वो? हाँ, स्लोप जो है इस वाले कर्व का, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका कर्व का स्लोप क्या बोलेंगे हम कि नेगेटिव है सर। स्लोप इसका नेगेटिव है तो वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ही रहेगा। और इसका अगर स्लोप पॉजिटिव है, जैसे इसको तुम करके देखो, इस वाले कर्व पे तुम स्लोप ड्रॉ करके देखो, तो ये ऐसे से ऐसे आएगा, ठीक है, जीरो से इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप इसका पॉजिटिव है, जीरो से इंफिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन जो होगी स्लोप पॉजिटिव के साथ चेंज होगी, उस हिसाब से चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे जो हम इक्वेशन देखते हैं, वो इक्वेशन कहती है कि द डिफरेंशिएशन स्लोप मस्ट बी नेगेटिव। तो इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है इस कर्व को, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसमें प्रोडक्ट में बात करें तो इसका पॉजिटिव है, तो इसका इंक्रीज हम लोग को ऐसा प्लॉट करना पड़ेगा, ना कि ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों में क्यों ऐसा कर्व है ये ध्यान रखना। बाकी यू विल हैव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, एंड यू बाय डिफरेंशिएटिंग दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम you can easily calculate instantaneous rate of that particular reaction. We'll see in the examples कि कैसे उसको करते हैं। तो रेट के बारे में आपको समझ में आ गया कि सर देयर आर टू टाइप ऑफ रेट्स, जस्ट लाइक टू टाइप ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज, इन केस ऑफ एवरेज रेट वी टेक होल स्पैन ऑफ चेंज इन a fixed amount of time or in a particular intervals, and divide those intervals, divide those concentration with change in time, and we'll get the average rate. In case of instantaneous rate, we'll just differentiate the concentration equation and we'll get the instantaneous rate. Clear है? अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेट्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो 10 तरह के रिएक्टेंट्स हैं, 50 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या 2 रिएक्टेंट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, हाउ दे विल बी चेंजिंग, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। जैसे कि ये एक रिएक्शन हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज entities participating in the reaction will be related with each other। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज मुझे बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन तीनों के लिए क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? Rate change of concentration of these three entities participating in the reaction, two are the products and one is the two are the reactants and one is the product. So whether their rate of disappearance or rate of formation will be same or it will be different from one another. Okay, let's try to understand it with some simple examples. अच्छा ये बताओ कि आपके घर में या कहीं पे भी मान लो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के सेंस में समझो या कैसे भी समझो, या मान लो कि आपके घर में दो, आप भाई बहन हो, दो क्या चार हो मान लो, एक ग्रेजुएशन कर रहा है, एक आप स्कूल में हो, और एक छोटा बच्चा है जो और भी जूनियर क्लासेस में। तो आप सोचो कि अगर मान लो कि टोटल फैमिली एक्सपेंस को जोड़ा जाए, ठीक है, एक इक्वेशन बनाई जाए फैमिली एक्सपेंस की टोटल, और जिसमें आप तीनों का एक्सपेंस जोड़ा जाए, जस्ट लाइक दिस इक्वेशन, कि भाई छोटे भाई का एक्सपेंस प्लस उससे बड़े वाले का सेकंड वाले का एक्सपेंस प्लस सबसे बड़े वाले का एक्सपेंस, मान लो सबसे बड़े वाले को एस बी लिख देते हैं। तो इन तीनों के एक्सपेंस को जोड़ के टोटल एक्सपेंस हमें पता चलेगा घर का। अब मान लो कि क्या जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका एक्सपेंस तुम्हारे बराबर होगा? नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका एक्सपेंस ट्वाइस है तुम्हारे से, और जो नहीं कर रहा है, जो जूनियर क्लासेस में, उसका हाफ है तुम्हारे से, ये तुम हो। तो क्या घर में से जो पैसा जाएगा, क्या सब पे इक्वल पैसा खर्च होगा विद टाइम इंटरवल? बोलो। नहीं, नहीं होगा। किस पे ज्यादा होगा? जिसका ज्यादा होगा।
जिसका ज्यादा होगा, मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है कि व्हेन वी राइट स्टोइकोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन वी अंडरस्टैंड दैट अमाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट required for that particular reaction will depend on its stoichiometric coefficient, right? तो अगर मान लो हमें 1 मोल N2 का रिक्वायर्ड है, उसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 2 मोल अमोनिया फॉर्म करना है तो. सो इन अ सेंस वी कैन से दैट व्हेन 1 मोल ऑफ N2 is being consumed in 1 second, 3 moles of hydrogen will be consumed in 1 second at the same moment of time. So the rate of disappearance of nitrogen and hydrogen are different, they're not same, but rate of disappearance of hydrogen or nitrogen can be written in terms of change in their concentration without including the stoichiometric coefficient. जैसे कि आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 क्या है, N2 किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, तो N2 के लिए आपको कुछ स्टोइकोमेट्रिक की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को आप एवरेज के टर्म्स में लिखोगे तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये लिख सकते हैं. नेगेटिव क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो रिएक्टेंट है तो वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी लेस देन द इनिशियल वैल्यू. ठीक है, ठीक है सर. अगर हाइड्रोजन के लिखे तो हाइड्रोजन के क्या, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम, और उसी को एवरेज के फॉर्म में लिखें अगर हम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. वहीं अगर हम लोग अमोनिया के रेट ऑफ चेंज दिखे तो अमोनिया का तो सर कुछ नहीं पॉजिटिव होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के साथ, एंड इट विल बी रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम, और एवरेज के सेंस में लिखे तो डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt. तो इनका जो रेट हम एक्सप्रेस करेंगे वो उसी के कंसंट्रेशन के टर्म्स में करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम. But when we'll go to relate all these concentrations with one another, or rate of all these components with one another, the equation will not be like this. There will be some constants or there will be some other entities included in the equation, because we understand very clearly that rate of change of N2 is not equal to rate of change of hydrogen for this reaction. Why? Because their stoichiometric coefficient is different. So whatever amount of N2 is being consumed, 3 times of that H2 will be consumed, or 2 times of that NH3 will be formed. That means that if you want to equate these or relate these equations together, और ये जो हमने derive किया उनको अगर साथ में relate करना चाहोगे तो वो कैसा दिखेगा, कौन बताएगा? I just want to relate these three. जैसे मान लो मैंने लिखा कि rate of reaction of or rate of change of N2 is equals to rate of change of H2 is equals to rate of change of ammonia. तो क्या ये सही है या गलत है? Whether it is right or wrong. गलत है सर. गलत है. तो सही क्या होगा? सर H2 वाले के सामने 3 आ जाएगा और NH3 वाले के सामने 2 आ जाएगा. Okay, so you are saying कि सर rate of change of N2 is 3 times rate of change of hydrogen. नहीं, rate of change of hydrogen is 3 times rate of change of N2. So it means that rate of change of N2 is 1/3 of rate of change of hydrogen. Yes sir. So यहाँ पे हम क्या करें? तो सर यहाँ पे कुछ मत करो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो. अब हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं, हाँ या ना Yes बोलो? sir. Yes sir. तो ये दोनों अब सही लग रहे हैं अपने को, बिकॉज हमने यहाँ से पढ़ा है कि सर जितना भी N2 कंज्यूम होगा, हाइड्रोजन उसका 3 टाइम्स कंज्यूम होगा. तो अगर N2 और हाइड्रोजन को इक्वेट करना है दोनों के रेट को, तो हाइड्रोजन वाले में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 3 टाइम्स ज्यादा है N2 से. क्लियर है? इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सेंस कुछ अलग हो जाएगा. इट मींस दैट रेट ऑफ N2 इज 3 टाइम्स रेट ऑफ हाइड्रोजन, व्हिच इज नॉट करेक्ट. ठीक है. उसके बाद अगर नाइट्रोजन के सेंस, अमोनिया के सेंस में बात करें, सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन
इज हाफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यही है, देखो यहाँ पे अगर 2 अमोनिया फॉर्म होगा तो 1 नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब तो जितना भी रेट ऑफ अमोनिया होगा उसका हाफ रेट ऑफ नाइट्रोजन होगा। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया। यस और नो? Yes, sir. So this is how we can relate any chemical equation or any component of those chemical reaction. But now important thing to notice here is, in order to relate different entities participating in a particular reaction, we must have a balanced chemical equation. Sorry, we must have an equation with proper stoichiometric coefficients. ठीक है, प्रॉपर देखो बैलेंस होना एक चीज है, लेकिन प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट हमें क्या है इक्वेशन वो दी होनी चाहिए। आगे इक्वेशन कराऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एग्जैक्ट नहीं दिया है और तुमने अपने मन से सोच लिया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। एनीवे, तो इस तरह से हम लोग रेट को रिलेट करेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई इन जनरल कोई रिएक्शन है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये पॉइंट मैंने नोट भी करा है यहाँ पे कि as you can see that remember that phrase has the rate of reaction phrase has no meaning if a balanced equation is not given to us। ठीक है, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन अपने पास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इस बात का कोई सेंस ही नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन कहने का। बैलेंस इक्वेशन होगी तभी हम रिलेट कर पाएंगे उन सारे इंटिटीज को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, एनीवे अब मान लो कोई आपके पास इन जनरल एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो कैसे रिलेट करेंगे इनकी रेट को? चलो मान लेता हूं, मैं लिखता हूं DA बाई DT है इसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इसका DB बाई DT है, इसका DC बाई DT है और इसका DD बाई DT है। तो कैसे रिलेट करेंगे इनको आपस में? Sir, 1 upon A dA by dt is equal to 1 upon B dB by dt. ऐसे कर देंगे। बिल्कुल सही। तो इन जनरल जब हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे सो इट विल बेसिकली बी rate of reaction of that particular component, rate of disappearance or appearance of that particular component divided by its stoichiometric coefficient will be equals to rate of disappearance or appearance of another component of the same reaction divided by that's stoichiometric coefficient। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रेट चेंज डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बाकी दूसरे कंपोनेंट के रेट चेंज अपॉन उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है? सो दिस फॉर्मूला is very important and there have been many instances where questions has been asked on this particular formula। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि कैसे इस पे वर्क करना है, धीरे धीरे इसको समझेंगे टाइम के साथ। एनीवे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जितना हमने पढ़ा है उसी पे। ठीक है, ये विजिबल है सबको? The question says that rate of reaction is 10 to the power minus 2 mole। this is basically molarity, change in concentration, molarity है ये, capital M। So rate of reaction is 10 to the power minus 2 molar per second when a particular amount of N2 is mixed with some amount of H2 in a container of fixed volume at a particular temperature। Find out the rate of consumption of hydrogen at this instant। चलो बताओ इसको कैसे करेंगे? Think about it and let me know। करो।
understand this. So this question here is meaningless. Why it is meaningless? देखते हैं. देखो क्वेश्चन मीनिंगलेस इसलिए है कि हमने जस्ट थोड़ी देर ऊपर ही मैंने समझाया था आपको कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन वी शुड हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट. And if the balanced chemical equation is not given, at least we should have rate of change with respect to some particular reagent, and that should be exact amount. जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया आपको कि rate of reaction when a particular amount of N2 is mixed with some amount of H2. So rate of reaction of N2 नहीं दिया हुआ है हमें दिया हुआ है rate of reaction when N2 is mixed. तो या तो rate of reaction with respect to N2 देना होना चाहिए था कि N2 की change इतना है तो बताओ H2 का कितना होगा. Then we would have been able to calculate the other change, or we should have a balanced chemical equation. क्योंकि देखो क्या होगा यहाँ पे कैसे गड़बड़ी होगी. जैसे मान लो कि मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेट करना, तो मैंने इक्वेशन यूज करी N2 plus 3H2 gives 2NH3. ठीक है. अब यहाँ पे लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ N2 इज मिक्स्ड. तो मान लो ये स्टोइकोमेट्री में यूज करूंगा तो चेंज ऑफ N2 अपॉन dt विल बी रेट दैट विल बी इक्वल्स टू कितना 10 टू द पावर -2 मोल सेकंड इनवर्स. ये होगा. तो यहां से मैं निकालूंगा dH2 by dt will be 3 times of this 3 into 10 to the power -2. यही होगा. बोलो हाँ या ना बोलते जाओ अगर नहीं समझ में आया तो. Because if you relate these equations with this particular stoichiometric coefficient, it will be dN2 upon dt negative equals to -1 by 3 dH2 by dt. Now if dN2 is this one, this much, dH2 by dt will be 3 times of that. तो यहां से ये समझ में आया. लेकिन मान लो कि किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर मैं ये नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाला इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? सर मैं यूज करूंगा 2N2 plus 6H2 gives 4NH3. तो सर क्या मैं गलत इक्वेशन यूज कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं. स्टोइकोमेट्री तो कोई भी उस प्रोपोर्शनैलिटी में ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वेशन तो गलत है नहीं. इक्वेशन क्यों गलत नहीं? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा सकते हैं, आई मीन मल्टीप्लाई करके. तो अगर हम बढ़ा सकते हैं तो क्या उससे इक्वेशन रिएक्शन गलत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, रिएक्शन सेम है. रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ. अब इसके सेंस में हम लोग लिखते हैं तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ. तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ N2 के रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है. ठीक है. तो मतलब हमें ये वाली वैल्यू जो N2 का चेंज है वो हमें दिया हुआ है. ठीक है. तो H2 का चेंज यहां से कितना हो जाएगा बोलो. अगर हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये चेंज अपने को दिया हुआ है कि ये है 10 टू द पावर -2, तो इसका मतलब ये चेंज कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -2. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया नहीं होगा तब तक वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट रेट चेंज ऑफ रिएक्शन, या फिर जब तक ये ना लिखा हो रिएक्शन में कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ये रेट है. तो क्या हाइड्रोजन की रेट दोनों में अलग अलग हो जाएगी? नहीं, रिएक्शन में तो हाइड्रोजन सेम रेट से कंज्यूम होने वाला है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ही फॉल्ट है. वो फॉल्ट ये है कि ना तो हमें इक्वेशन दी गई है और ना ही हमें ये बताया गया कि कौन से रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना कंज्यूम हो रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये मैंने इसलिए नोट किया, क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे बहुत तरीके से लिख दिया करेक्शन क्या होगा. तो करेक्शन में क्या करेंगे हम लोग? करेक्शन में ये कहेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन क्वेश्चन शुड इधर बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट. ठीक है. या तो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म्स में स्पेसिफिक हो कि भाई N2 के रिस्पेक्ट में इतना चेंज हो रहा है, तब हम H2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे कि उसका 3 टाइम्स होगा. राइट. तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए पहली बात. अगर स्पेसिफिक नहीं है तो एटलीस्ट इट शुड बी इट्स स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी गिवन कि भाई इस इक्वेशन को फॉलो करता है या 2 टाइम्स वाली इक्वेशन को फॉलो करता है या 4 टाइम्स वाली इक्वेशन को फॉलो करता है. कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है, ये दिया होना जरूरी है. क्लियर है? बोलो. बोलो हाँ या ना.
यस शिवांगी। सर जब हमने वो आपने सर 2 और 6 वाली इक्वेशन लिखी है, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो हम रिएक्शन को ऐसे में लिखेंगे 1 बाय ओके आई 2 गॉट इट। ऑफ आप कह रहे हो कि सर इसको कंसंट्रेशन। हम ऐसे लिखेंगे ना dN2/1/2 ये dt इज इक्वल टू हाँ जी सर। 1/6 ऑफ dH2/dt, यही कह रहे हो ना आप? तो सर ये फाइनली कैंसिल आउट होके तो वही आ जाएगा, राइट? सी यस सर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द रिएक्शन क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे dN2/dt नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ रिएक्शन when a particular amount of N2 is big, तो this is actually rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने लिख दिया गया है तो हम इसको, इसका मतलब ये कि डायरेक्टली जो सबसे N2 जो है उसका कंजम्पशन की रेट ये दी हुई है, तो N2 के कंजम्पशन की रेट तो एब्सोल्यूट है, वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे तो डिपेंड करेगी नहीं। डिपेंड किसकी करेगी? H2 की N2 पे और NH3 की N2 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 का तो ये का यही रहेगा। अब ये जो 2 N2 मिला के इतना है, तो इसका मतलब 6, तो इसका 6 टाइम्स ही होगा ना, क्योंकि 2 N2 अब यस 1 के लिए टाइप हो गया, मतलब एक यूनिट हो गई, वो दूसरी यूनिट उसका 6 टाइम्स है, 3 टाइम्स नहीं है। आप समझो इसको। सर, देखो मतलब अगर वहाँ पर डी एन टू का दिया होता या फिर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक स्टोइकोमेट्री दिया होता, तो हम हाँ एब्सोल्यूट नहीं लेते हुए। हाँ, फिर हम ऐसा, जैसे अभी अपने को ये दिया हुआ है 2dN2/dt दिया हुआ है, मतलब पूरा की वैल्यू, पूरे की वैल्यू अपने को दी हुई 10⁻², तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं वहां से, ठीक है? तो इसलिए 6 टाइम्स आ रहा है। मतलब यस सर। अगर हम अलग 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 बंदे के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने तुमने इक्वेशन लिख दिया कि 3N2 प्लस 9H2 ऐसे करके, तो तुम्हारे लिए वो 3 × की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो बंदे के हिसाब से चेंज हो जाए, तो वो क्या रिएक्शन, रिएक्शन हम पे थोड़ी डिपेंड करती है, रिएक्शन डिपेंड करती है उसके पर्टिकुलर सिनेरियो पे, उसके पर्टिकुलर कंडीशंस पे। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर डिफरेंट रेट्स कमिंग आउट फॉर द सेम रिएक्शन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला है कि यू मस्ट हैव रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, और द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ सम पर्टिकुलर रिएक्टेंट, कि N2 के रिस्पेक्ट में इतना है, H2 के रिस्पेक्ट में इतना है। क्लियर है? एनीवे, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वो आता है ये। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। मैं वीडियो पॉज करता हूं फिर से, तुम लोग ट्राई करो एंड देन लेट मी नो। So the rate of reaction of this particular reaction for which stoichiometric coefficient is given to us. इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। So the rate of reaction for this particular reaction will be equals to minus dN2/dt is equals to minus 1/3 dH2/dt is equals to 1/2 dNH3/dt। d ये जो है कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं, ये कोई वो नहीं है, ये ध्यान रखना। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन टू अस, दिस इज 10⁻³ दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो इसकी जगह आप लिख दो 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ठीक है? अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप बता सकते हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, सो इट विल बी सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, क्योंकि दोनों इक्वल है ही, ऑलरेडी है, तो रेट ऑफ N2 जो होगा वो है माइनस dN2/dt एंड दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू 10⁻³ दूसरा, अगर आपसे कोई पूछता है कि रेट ऑफ H2, तो dH2/dt विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻³ इन दोनों को इक्वेट कर दोगे उसके लिए, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है रेट ऑफ अमोनिया, तो उसके लिए इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। तो रेट ऑफ अमोनिया मतलब dNH3/dt will be equals to 2 times the rate of reaction। तो ये तीनों के पार्ट हो गए। सो द डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इसका रेट क्या होगा? तो ये भी लिख लेते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन की रेट दी हुई है,
ठीक है, तो नीचे वाली रिएक्शन की रेट क्या होगी ये आपको बताना है, तो ट्राई करो ये भी और बताओ मुझे। हैज एनीवन गॉट द आंसर? सर ट्वाइस होगा। ट्वाइस नहीं होगा सर हाफ सेम होगा। होगा। हाफ होगा। देखो हाफ कैसे होगा, सी अगर स्टोइकोमेट्री बढ़ा दिया हमने तो नेक्स्ट जो रेट लॉ आएगा दैट विल बी dN2 by dt 1/2 is equals to 1/6 of dH2 by dt will be equals to 1 by कितना है 4 of dNH3 by dt। ये है रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब पहले रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन से हम यहां से ये उठाएंगे क्योंकि अभी हमने लिखा है, अभी सॉल्व किया हमने dN2 by dH2। So we will use this and try to solve the question। तो यहां पे हम लिखेंगे कि कहाँ गया, हाँ ये, तो इसकी वैल्यू जब हम डालेंगे इक्वेशन में तो हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है will be equals to half of rate of change of N2 which is 10 to the power minus 3। तो it will be equals to 0.5 into 10 to the power minus 3। आप पॉजिटिव में लिखो क्योंकि रेट रिएक्शन में रेट है वो अपन पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल हमने भले ही इसको नेगेटिव में लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव था, ये जो है ये नेगेटिव था, ओवरऑल जो रेट होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब ये हो गई नए रेट इक्वेशन की रेट। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 चेंज नहीं होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन माइट चेंज डिपेंडिंग ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का पता होना एग्जैक्टली जरूरी है और इसको हम पढ़ेंगे, इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, विल डिस्कस देम वन बाय वन। नेक्स्ट इज रेट ऑफ reaction of NH3। So if it is being asked for this reaction you can calculate it, if it is being asked for this reaction you can calculate it, and the fact is it will be same for both of them, ठीक है, क्योंकि rate of reaction might vary but the rate of component will be same। तो इसको करके देखो कितना आएगा ये 2 into 10 raised to 2 into minus 10 raised 3. to power minus 3। Next part is rate of reaction of N2 according to the reaction given in part B, ठीक है, of the question using calculated rate of reaction, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन यूज कर लोगे ये वाला और उसमें से फिर रेट ऑफ N2 निकालना तो वो थोड़ी अलग हो जाएगा कुछ, इसी से तो हमने उसको निकाला है, फिर उससे तुम अलग को निकालोगे तो वो थोड़ी अलग होगा। तो इसका मतलब है कि N2 का उसमें भी रेट वही रहेगा, dN2 by dt जब हम करेंगे तो उसमें भी N2 का रेट 10 to the power minus 3 मोलर सेकेंड इनवर्स ही होगा। समझ पा रहे हो डी वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। So rate of what we have understood from this particular example is rate of individual components is going to be same, but rate of overall reaction might depend on the stoichiometric coefficient, or it will definitely depend on a stoichiometric coefficient। ओके, सो N2 का चेंज जो पहले इक्वेशन में दिया था वो हमें N2 का चेंज नहीं दिया था, हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया था, एंड लकीली इट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हिच वी हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो लकीली इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि यार रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 जो है वो रेट ऑफ पहली इक्वेशन के है बराबर, तो वहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 हमें पता चल गया व्हिच इज गोइंग टू बी सेम इफ द टेंपरेचर इज मेंटेन सेम और द अदर सिनेरियोज आर मेंटेन सेम। सो अगर वो सेम रहेगा तो उसको हम हर जगह यूज करके कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई लगा दे, हम N2 के चेंज को वहां पुट करेंगे, बिकॉज हर एवरी इक्वेशन विल हैव चेंज ऑफ N2, so we'll put the change of N2 in that particular equation and we'll get the rate of reaction instantly। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। नाउ दिस एग्जांपल it was asked in JEE 2019 and there are several questions asked on rate of reaction on JEE mains and advanced, you can go there and check it। in fact NEET has a lot of questions asked for this particular concept, so अभिनीत तुम घर पे ही बात कर लो, पहले क्वेश्चन बाद में करना। सर लैपटॉप प्रॉब्लम है।
इट्स ओके। चलो इक्वेशन ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन इज एंटी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, एक रिएक्शन में N2 की जो रिक्वायरमेंट है वो N2O5 को डिकम्पोज करके इन CCl4, दिस इज जस्ट फॉर मीडियम, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में हमने डिकम्पोज किया N2O5 को, मे बी हीट रिक्वायर्ड होगी डिकम्पोजिशन के लिए, नहीं भी होगी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज पार्ट ऑफ thermodynamics. We are not going to decide whether the reaction will require heat or it will release heat. Right now all we are focused on is rate of change. ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा। What will be the rate of formation of NO2?